नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में ग्रेविटेशन फुल चैप्टर करेंगे, थ्योरी कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो हम जानेंगे इसमें क्या है इम्पोर्टेंट और क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, ग्रेविटेशन फुल चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, सबको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम ग्रेविटेशन। और दोस्तों आप अगर नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दोस्तों हम इसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहले हमारा कैपिटल जी से शो करा जाता है। कैपिटल जी से शो किया जाता है, कैपिटल जी से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से कहता है कि हर एक यूनिवर्स में सारी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे कि हम और मून है, हमारी बॉडी और मून की बॉडी हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पर दोस्तों ये भी कहा जाता है ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो एक दूसरे के करीब आ सके, बस अट्रैक्शन रहता है। तो हम जानेंगे अट्रैक्शन कितना रहता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से न्यूटन्स ने इसका अट्रैक्शन का फॉर्मूला निकाला था कि अट्रैक्शन का फॉर्मूला था F बराबर कैपिटल G m इंटू स्मॉल m बराबर d स्क्वायर। तो दोस्तों इन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, मतलब दो बॉडी कभी भी अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिपल भी कर सकती हैं, तो वह कितना रहता है। तो ये रहता है कैपिटल जी था हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है। और मास ऑफ बड़ी बॉडी, मास ऑफ छोटी बॉडी और आर स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो दोस्तों ये था फॉर्मूला F बराबर G m कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आते हैं दोस्तों आगे, मतलब ये कैपिटल G, अब कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले कैपिटल G की यूनिट होती है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और हमारे इसकी वैल्यू होती है ये 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दोस्तों आपको इसको वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर यूनिट दोस्तों इसकी पूछ ली जाती है तो आपको ज़रूर आनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों आगे, अब ग्रेविटेशन का, और हमारा साथ ही साथ कैपिटल जी की वैल्यू हमारी खोजी गई थी, मतलब सबसे पहले डिस्क्राइब की थी हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी की वैल्यू निजात की थी। अब आते हैं दोस्तों फ्री फॉल क्या होता है। तो फ्री फॉल एक मज़ेदार शब्द है, मतलब हमारे धरती पे मतलब ये हमारी अर्थ की क्रस्ट है। जैसे आप कहीं पर बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई ऊपर से बॉडी, आपकी छत के ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिराई जाए, मतलब उसे सिर्फ सिंपली छोड़ दिया जाए, तो दोस्तों उसे फ्री फॉल कहा जाएगा। मतलब ग्रेविटी की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जाना, किसी भी उस पर फोर्स ना लगाया जाए, बस उसे छोड़ दिया जाए, तो वह फ्री फॉल कहलाता है। इसे कुछ इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, When an object falls towards the earth under gravitational force along the object is said to be free fall। मतलब नीचे की तरफ जाना, मतलब ग्रेविटी की तरफ जाना, अर्थ की तरफ जाना, किसी भी अनदर फोर्स नहीं लगना चाहिए, बस ये कहलाता है हमारा फ्री फॉल। अब आते हैं दोस्तों कि हमारे जो फ्री फॉल होता है, तो ग्रेविटी मतलब हमारी पृथ्वी हमको अपनी तरफ खींचती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर उछाला जाता है तो वह नीचे ज़रूर आता है। तो नीचे वह किस स्पीड से आता है, किस एक्सेलरेशन से आता है, तो उस एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से दिखाते हैं कि ग्रेविटी की तरफ जाना। तो दोस्तों ये हमारा रहता है, ये हमारे बराबर रहता है कैपिटल जी और मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के। तो दोस्तों ये रहता है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के। तो इस प्रकार से ये निकाला जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर कैपिटल जी की जब एस्टीमेट वैल्यू निकाली गई तो ये आई हमारी 9.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आई। अब आते हैं दोस्तों चेंज इन वैल्यू ऑफ जी डैश।
चेंज इन वैल्यू ऑफ जी डैश। मतलब जब हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, मतलब मान लीजिए ये हम खड़े हुए हैं तो ये पृथ्वी ही कहलाती है, पृथ्वी की क्रस्ट कहलाती है। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ या धरती के अंदर जाते हैं तो दोस्तों कैपिटल जी बढ़ता है या कम होता है, ये जानते हैं। अब आते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक है, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज़ मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। मतलब दोस्तों हमारे जो कैपिटल स्मॉल जी होती है उसकी वैल्यू इक्वेटर पे सबसे कम होती है और पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है। पोल्स पे सबसे ज़्यादा क्योंकि अगर हम फिगर बनाएं अर्थ का तो अर्थ कुछ इस प्रकार से रहती है और हमारे पोल्स यहाँ पे रहते हैं और हमारे इक्वेटर यहाँ पे रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पोल्स हमारे पास हैं और इक्वेटर से दूर हैं। तो दोस्तों इसलिए पोल्स पे मैक्सिमम वैल्यू रहती है। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, पोल्स पे मैक्सिमम वैल्यू रहती है स्मॉल जी की और हमारे इक्वेटर पे मिनिमम रहती है। अब आते हैं तो आप कुछ अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाता आपसे, ये एक फॉर्मूले के द्वारा बताया जाता है कि कैपिटल जी बढ़ेगा या घटेगा। अब आते हैं दोस्तों, हमने जिस प्रकार से बताया था कि अर्थ की क्रस्ट से जब हम ऊपर जाते हैं तो कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। तो दोस्तों इसका कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला निकल के आता है कि जो नया जी रहता है जी डैश, जिसे जी डैश कहा जाता है, वो निकल के आता है जो हमारा नेचुरल जी पाया जाता है हर जगह पे, उसे 1 - 2h/r। तो दोस्तों इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी कि 0.00001 तो होगी, तो ये 1 को कुछ छोटा करेगी 0.9999 और जब हमारा 9 था, ये जी था, जी हमारा 9.98 था, तो जब इसे मल्टीप्लाई करा जाएगा 9.99 तो ये कुछ कम ही होगा 9.98 से। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू घटती है, स्मॉल जी की वैल्यू घटती है। इसी प्रकार से जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जब क्रस्ट से हम नीचे जाते हैं धरती के अंदर, तब दोस्तों तब भी वैल्यू घटती है। इसका भी फॉर्मूला होता है, जब धरती के अंदर चले आएंगे तो इसका जी डैश मानेंगे और जो जी हमारा क्रस्ट पे मान रहे थे 1 - h/r। तो दोस्तों h है हमारा कि पृथ्वी के कितने अंदर गए और r ही है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। तो दोस्तों ये भी कुछ वैल्यू लाएगा और ये 1 से मतलब 1 से माइनस होगा तो कुछ वैल्यू गिरेगी, तो ये 9.98 से भी ये कम आएगा। दोस्तों इसी प्रकार से ये वैल्यू ऑफ डिक्रीज़ होती है अर्थ के जाने अंदर भी। तो दोस्तों ये रहता है। और ये दोस्तों हमने बताना भूल गए कि जब अर्थ के ऊपर जाते हैं तो h डिस्टेंस पे जाते हैं, h ऊपर जाते हैं, h हाइट पे जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, जी डैश मतलब ऊपर जाने पे हमारी ग्रेविटी रहेगी और जो नीचे क्रस्ट पे ग्रेविटी थी जी 1 - 2h, h यहाँ पर है कि कितने ऊपर गए और r ही हमारे यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस प्रकार से ये भी हमारे ऊपर जाने पे भी हमारी कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है और नीचे जाने पे भी स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, ये पूछ लिया जाता है आपसे कि ऊपर जाने और नीचे जाने पे या इक्वेटर या पोल्स पे हमारी स्मॉल जी की वैल्यूज़ पे क्या असर पड़ता है। तो हमारे पोल्स पे मैक्सिमम रहती है स्मॉल जी, इक्वेटर पे कम रहती है और ऊपर और नीचे जाने पे भी हमारी जी की वैल्यू घटती है। अब आते हैं दोस्तों, अब बताते हैं कि अगर बॉडी हमारी कोई बॉडी अर्थ पे फेंकी जाती है, अगर अर्थ पे और ग्रेविटी के अंडर पे फेंकी जाती है तो दोस्तों उसके फॉर्मूले कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब की जाते हैं कि जो हमारा v = u+80 रहता था, u+80 रहता था, वो अब हो जाएगा v = u + -gt। मतलब जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो u + gt रहेगा और नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, अगर आप बॉल फेंकते हैं नीचे से ऊपर तो u - gt रहेगा। और अब आते हैं दोस्तों दूसरा फॉर्मूला, s = ut + s बराबर हमारा होता था ut + ½ at² अब ये हो जाएगा हमारा s = ut + -½ gt²। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब हमारा नीचे जा रहा है तब उसका रहेगा प्लस और ऊपर जा रहा है तो माइनस, ये तीनों इक्वेशन में लाई करेगा। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे प्लेनेट के बारे में जानते हैं। आगे अगला टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूले आप तीनों याद कर लें, ज़रूर कर लें, आपको याद हो गए होंगे। अब बताते हैं प्लेनेट क्या होते हैं दोस्तों। द हेवनली बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। मतलब जो हमारी पृथ्वी, मतलब जो हमारे सन के चारों ओर जो चक्कर लगाती हैं भारी भारी वस्तुएं,
तो उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। मतलब ये हमारा सन है तो इसके चारों ओर पृथ्वी एक भारी बॉडी है, एक पृथ्वी एक बहुत भारी है और ये इसकी चारों ओर चक्कर लगाती है, तो दोस्तों ये एक प्लैनेट कहलाते हैं। इसी प्रकार से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो को इससे बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि प्लूटो बहुत छोटा था और वह दूर के दूर जाता जा रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से माना गया कि वह सन का चक्कर नहीं लगाता है, इसलिए प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा प्लैनेट क्या होता है। अब आते हैं दोस्तों सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होता है? तो दोस्तों जो हैवी बॉडीज़ प्लैनेट्स का चक्कर लगाएं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। मतलब अर्थ है ये और अर्थ का चक्कर लगाती है मून, तो इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। जो सन का चक्कर लगाती हैं हैवी बॉडीज़ उन्हें कहते हैं हम प्लैनेट, और जो प्लैनेट्स का चक्कर लगाती हैं उन्हें कहते हैं हम सैटेलाइट। अब आते हैं सैटेलाइट हमारी दो प्रकार की होती हैं। सैटेलाइट हमारी दो प्रकार की रहती हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट और दूसरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो होती हैं जो पहले से पाई जा रही हैं जैसे कि मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होती हैं जो हम पृथ्वी से भेजते हैं ऊपर कि वह अर्थ का चक्कर लगाएं और हमें जीपीएस वगैरह और आपके मैप वगैरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही निकाले जाते हैं। तो दोस्तों ये रहती है हमारी सैटेलाइट्स। प्लैनेट्स और सैटेलाइट कभी कभी इनका पूछ लिया जाता है कौन सा एग्जांपल है और कौन सा नहीं है, तो आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? द मिनिमम वेलोसिटी दैट वुड बी गिवन टू अ ऑब्जेक्ट इनेबल इट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। मतलब दोस्तों ये एस्केप वेलोसिटी होती है, अगर ये हमारी अर्थ है और अगर हम एक सैटेलाइट दोस्तों आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ से भेजी जाती हैं तो हमें इसे इतनी कम से कम मतलब वेलोसिटी देनी पड़ती है कि वह अर्थ से बाहर जाए, तो उसी वो कम से कम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। मतलब अगर उस कम वेलोसिटी एक निर्धारित वेलोसिटी है, अगर उसके नीचे भेजेंगे तो वह जो भी सैटेलाइट है वो जाएगी या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जाएगा तो लौट के वो अर्थ पे ही गिर जाएगा, मतलब अर्थ से बाहर नहीं निकल पाएगा। पर अगर हम उस वेलोसिटी के ऊपर भेजें, उस मिनिमम वेलोसिटी के ऊपर भेजें तो वह अर्थ को पार कर जाएगा। तो उसी मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो इसी प्रकार से अर्थ दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि हम कोई ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं तो अर्थ उससे अट्रैक्ट करेगी, तो उसे अट्रैक्शन को दूर करने के लिए उसे एक मिनिमम वेलोसिटी दी जाती है कि वह अर्थ से बाहर चली जाए। जब अर्थ से बाहर चली जाएगी मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो वह कम अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऊपर जाने पे अर्थ का अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो उसी मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो दोस्तों आप इससे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ये रहती है द मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी दी जाए किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब उसकी अट्रैक्शन से बाहर जा सके, उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/re। यहाँ पे कैपिटल जी है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम है हमारा मास ऑफ अर्थ और स्मॉल ई है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। और दोस्तों इसे हम कुछ इस प्रकार से भी बता सकते हैं √2ge। इसमें स्मॉल जी है हमारा ग्रेविटी जो 9.98 या 10 होती है, और आर ही है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो दोनों सॉल्व करने पे एक ही आंसर आएगा कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इसको वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है अर्थ पर। मतलब इससे ज़्यादा वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट फेंकी जाने चाहिए अर्थ से, तभी वह अर्थ को पार कर पाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा एस्केप वेलोसिटी। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, केपलर्स लॉ। अब आते हैं हम इस पे केपलर्स लॉ। तो दोस्तों एक केपलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि अर्थ किस प्रकार से मूव करता है। उन्होंने कुछ लॉ बताए थे कि जो प्लैनेट्स रहते हैं कि वह कितने टाइम में मूव करते हैं उस प्रकार से। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें आपको, जो प्लैनेट्स हैंगे वो उन्होंने कहा था, सबसे पहला लॉ था केपलर का कि प्लैनेट हमारे जो मूव करते हैं सन को, तो वे एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। तो सबसे इलिप्टिकल इसलिए क्योंकि इलिप्टिकल शब्द लिया गया है इलिप्स से, इलिप्स
तो दोस्तों आपको इलिप्स के बारे में बता दें, इलिप्स को जिस प्रकार से रहता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट रहा। इलिप्स हमारा को जिस प्रकार से बना रहता है, इसके 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दोस्तों ये इलिप्स से ही लिया गया है एलिप्टिकली ऑर्बिट। तो दोस्तों हमारे जो इन्होंने पहला लॉ कहा था कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकली पाथ में मूव करते हैं सन के, और सन उनका एक फोकस होते हैं। मतलब ये मान लें ये है सन का, ये हमारा अर्थ मूव करता है और सन एक फोकस है। मतलब या सन यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, 2 फोकस रहते हैं एलिप्स के, तो जिनमें से एक फोकस रहेगा हमारा सन, और ये हमारा अर्थ मूव करता है इस प्रकार से इस एलिप्टिकली ऑर्बिट पे। तो इनका पहला लॉ था, आपको समझ में आ गया कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। दूसरा लॉ था हमारा, जब द रेडियस वेक्टर स्वैप्स बाय इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब दोस्तों ये जब इलेप्टिकल ऑर्बिट मतलब इस प्रकार से मूव करते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेटर है, यहाँ पर सन है मान ले, तो दोस्तों आप ये सोचेंगे कि अगर यहाँ पे पृथ्वी है तो पृथ्वी धीमे धीमे मूव करेगी, मतलब वह सन को क्रॉस कम करेगी। पर आपको बता दें अगर पृथ्वी यहाँ पर है और यहाँ पर है तो दोस्तों उसका वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, क्योंकि अगर हम मान लें कि वो टाइम टी में अगर इस जगह से यहाँ पर आती है टाइम टी में, तो दोस्तों इस प्रकार से ये ट्रायंगल बन जाएगा, इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाएगा। आपको बता देते हैं ग्रीन कलर से, अगर टाइम टी में पहला ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर स्विप करता है, मतलब यहाँ से यहाँ पे चलता है, और दूसरा प्लेनेट मतलब उसी अलग टाइम के लिए दूसरा अर्थ ही दूसरे टाइम के लिए यहाँ से टी टाइम में यहाँ पर चलता है, यहाँ पर चलता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो दोनों एंगल जो दोनों एरिया रहेंगे इनके, ये एरिया रहेगा एरिया ए बराबर एरिया बी रहेगा। दोस्तों यही कहता है हमारा दूसरा केपलर्स लॉ कि द रेडियस वेक्टर स्वैप्स बाय इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब सेम समय में वे दोनों इक्वल एरिया कवर करेंगे चाहे वह कहीं पर भी हों। और तीसरा हमारा लॉ कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मतलब जो सेमी मेजर एक्सिस मान लें हम ए और टाइम पीरियड मान लें किसी भी प्लैनेट का टी, तो वह इक्वल रहेगा। मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मतलब वह किस इलेप्टिकली ऑर्बिट में मूव करता है उसकी सेमी मेजर एक्सिस, या आप जब एलिप्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है। इससे आपका फॉर्मूला क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो उसका सेमी मेजर एक्स का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के। तो दोस्तों ये 3 लॉ दिए गए थे, महत्वपूर्ण लॉ हैं, पर कभी पूछे नहीं जाते दोस्तों। पर पूछ लिया जाता है कि प्लैनेट्स किस पाथ में मूव करते हैं या वह इक्वल एरिया, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाते, बस आप कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे केपलर्स लॉ। और एक्सपर्ट टिप्स दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, ये कुछ बातें बताई गई हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, या ऑर्बिटल स्पीड या वगैरह बताएगा, तो आपको पढ़ के समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या नहीं आया, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे एक और दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।